हाँ पूर्वी, आपने जब मेरे को एक बार मैसेज किया था, कुछ आपके साथ अनयूजुअल जो है वो घटा था, आप शेयर करने में कंफर्टेबल रहोगे क्या? पूर्वी का स्कोर रहा है 414 बोथ ग्रुप का। मैं जस्ट उनसे मिली एंड फिर उसके 2-3 घंटे बाद न्यूज आई कि भाई ही इज नो मोर। सेकेंड था जो मम्मी ने थोड़ा मोटिवेट किया था, लाइक मेडिटेशन मैंने स्टार्ट किया था कंसिस्टेंसी के लिए। तो एक था जैसे पेरेंट्स का ड्रीम कि भाई मेरे को पता था कि मेरे को फुलफिल करना ही है। आज हमारे साथ हैं पूर्वी, और पूर्वी की कहानी ना बहुत इंटरेस्टिंग है। पूर्वी आज आपके साथ शेयर करेंगी कि कैसे उनकी रैंक महज 15 मार्क्स से चूक गई है, अदरवाइज पूर्वी की जो है वो रैंक लग सकती थी। पूर्वी ने ऑलमोस्ट 4-5 सब्जेक्ट में एग्जाम्शन सिक्योर किया है, और आज वो बताने वाली हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी। आई नो यार, इस बार का जो अटेम्प्ट का रिजल्ट था ना वो बड़ा खतरनाक था, बट पूर्वी की कहानी से आपको पता चलेगा कि यदि आपका कोई भी अपकमिंग अटेम्प्ट है, हो सकता है जनवरी 26, मई 26, कैसे आप अपने सीए फाउंडेशन, सीए इंटर की जर्नी को बहुत अच्छे मार्क्स से एक एवरेज टाइम ड्यूरेशन से क्लियर कर सकते हो। वेलकम पूर्वी। थैंक यू सर। पूर्वी, सबसे पहले तो आप बताओ कहाँ से हो, कैसे ये सीए की आपकी जर्नी स्टार्ट हुई थी? हाँ सर, सर मैं नंदुरबार महाराष्ट्र से हूँ। और बात करते हैं सीए की जर्नी से, के 12th के बाद ही मैंने डिसाइड किया कि लाइक आई वांट टू परस्यू सीए। मेरे पापा करना चाहते थे बट उनको फोर्सफुली साइंस बैकग्राउंड चूज करना पड़ा। सो लाइक उनका भी ड्रीम मेरे को फुलफिल करना था, और मेरे को भी अकाउंट्स में नंबर्स अट्रैक्ट करते थे। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं सीए परस्यू करूंगी। मीन्स जो है वो पापा का ड्रीम पूरा करने पूर्वी उतरी है, और अब पूर्वी सीए फाइनलिस्ट बन चुकी है। बहुत जल्दी पूर्वी जो है वो सीए का टैग लगाने वाली है। बट बिफोर दैट पूर्वी, मेरे को बताओ, आपने अपना सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट कब दिया था? सर मैंने सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट सितंबर 2024 में दिया था, 12th के एग्जाम्स के बाद। ओके, ग्रेट। क्या रहा था वहां का स्कोर पूर्वी? क्या सीए फाउंडेशन का एक्सपीरियंस रहा था? सर मैंने स्कोर किया था 276। और ऑल 4 सब्जेक्ट्स में मेरे एग्जाम्शन थे। और स्कोर स्टार्टिंग से मेरे को थोड़ा सा मैथ्स में फियर था कि लाइक मैं कैसा स्कोर, मेरे को वहां पे पासिंग का डर था जब ओके। से क्लासेस स्टार्ट हुई थी कि भाई मैं पास हो पाऊंगी या नहीं मैथ्स में। राइट, बट राइट। स्लोली एंड ग्रेजुअली टेस्ट सीरीज के साथ और बाकी मेरी प्रिपरेशन के साथ हो गया। वहां पे मैंने ऐसा रैंक का कुछ टारगेट नहीं रखा था। ओके। तो कोई भी यदि बच्चा सीए फाउंडेशन का देख रहा है इस वीडियो को, तो उसके लिए क्या आपकी वो टिप्स रहेंगी जो कि सीए फाउंडेशन में अप्लाई करनी चाहिए? बिकॉज अभी इंस्टीट्यूट पूरे मजे ले रहा है सीए फाउंडेशन में, सीए फाइनल से कम पासिंग परसेंटेज दे रहा है। तो पूर्वी, उनके लिए क्या आपका सजेशन रहेगा? सर फर्स्ट सजेशन जो है वो है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। रोज मतलब क्लासेस के साथ ही आपको सेल्फ स्टडी करनी है। लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स कैसे होता है कि भाई एक बार क्लासेस कंप्लीट हो जाए और फिर हम अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं। बट नहीं, जैसे तुम्हारी क्लासेस चलती है उसके साथ ही रोज रोज जो क्लासेस में हुआ वो रिवाइज करते रहना चाहिए। एंड द सेकेंड वन इज दैट राइटिंग प्रैक्टिस सर। राइटिंग प्रैक्टिस में बहुत सारे जन लैक करते हैं, तो वही मैंने कुछ डिफरेंटली नहीं किया था। जैसे कि लॉ सब्जेक्ट में जो राइटिंग प्रैक्टिस थी, मैं रोज राइट फ्रॉम फर्स्ट डे टिल एग्जाम के दिन तक रोज मैंने वन क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखे हैं। तो इतनी कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन की जाए, ये जनता यही पूछना चाहती है पूर्वी, कि इनसे ना कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती। तो क्या आपने उस टाइम पे फॉलो किया था? ठीक है, कुछ जो है वो एक्स्ट्रा ऐसी एक्टिविटी इंक्लूड की थी क्या अपने कैरिकुलम में, डेली स्केड्यूल में, जो आपको इतना कंसिस्टेंट रहने पे हेल्प कर रही थी? सर कंसिस्टेंसी के लिए तो एक था जैसे पेरेंट्स का ड्रीम कि भाई मेरे को पता था कि मेरे को फुलफिल करना ही है। मैंने यही नहीं रखा था कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट से ट्राई करने के लिए देखते हैं, मैंने नहीं, मैंने वही सोचा था कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना ही है, ऑप्शन नहीं है अपने पास। वो था। और सेकेंड था जो मम्मी ने थोड़ा मोटिवेट किया था, लाइक मेडिटेशन मैंने स्टार्ट किया था ओके, तो आप सुबह अर्ली मेडिटेशन मॉर्निंग। डेली बेसिस पे करते थे? हाँ सर।
ओके, ग्रेट। पूर्वी, हम आते हैं आपकी सीए इंटर की जर्नी में। और ऑफ कोर्स जब आपका सितंबर 24 था तो आपका अटेम्प्ट भी ड्यू था सितंबर 25, और आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। मैं आपको बताता हूं, पूर्वी का स्कोर रहा है 414 बोथ ग्रुप का। सिर्फ उसके जो है वो दो सब्जेक्ट ऐसे थे 59-59, अदरवाइज जो है वो छह में से पांच सब्जेक्ट में एग्जाम्शन सिक्योर हो रहा था। इनफैक्ट 57 टैक्स में भी आए। और इस अटेम्प्ट में तो मेरे को बहुत सारे बच्चों से पता चला कि यार टैक्स में और लॉ में उनको मार्क्स ही नहीं मिला। यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है ना, तो मेरे को कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना। और हम चाहते हैं पूर्वी से कि पूर्वी के सारे स्कोर, एडवांस अकाउंट 84, इसके अलावा लॉ में 66 थे, टैक्स में 57, कॉस्टिंग में 89, और इसके अलावा हमारे जो है वो एफएम एसएम और ऑडिट में 59-59 थे। पूर्वी, एक एक करके ग्रुप वाइज स्ट्रेटजी शेयर करो कि आपने कैसे इतना बड़ा स्कोर जो है क्रैक किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना सीए इंटर का अटेम्प्ट निकाला। हाँ सर। तो फर्स्ट स्ट्रेटेजी ये रही थी कि जब मेरे ग्रुप 1 के क्लासेस कंप्लीट हो चुके थे और ग्रुप 2 स्टार्ट हुआ था, तो मैंने एक ये किया था कि ग्रुप 2 के क्लासेस के साथ साथ मैंने ग्रुप 1 को मतलब पूरा साइड में नहीं रखा। अल्टरनेट बेसिस पे मैं उनके सब्जेक्ट रिवाइज करते गई। तो जब मुझे स्टडी लीव मिली, मेरे को इनिशियली 2 मंथ्स की ही स्टडी लीव थी, पर एक्चुअली मेरा 50% रिवीजन हो चुका था क्लासेस के ग्रेट। टाइम में। तो ये जो था कि भाई टाइम मैनेज हुआ मेरे से। एंड सेकेंड वन, मेरा भी इनिशियल प्लान था कि मैं ग्रुप वाइज ही दूं, मतलब दोनों ग्रुप का मेरा प्लान नहीं था। मेरे को थोड़ा डर था कि भाई मेरा होगा या नहीं क्लियर। बट मम्मी ने बोला कि भाई तू इसको ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मत देख। जैसे कि अपने स्कूल्स में 10th और 12th में 8 या 10 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो सब्जेक्ट सर को कंपलसरी देने ही है। तो फिर मैंने वही माइंड सेट रखा था कि भाई ये ग्रुप नहीं है, 6 के 6 सब्जेक्ट है और 6 में 6 मेरे को पासिंग लानी है। तो दैट वाज इट, और मैंने रैंक का टारगेट रखा था, सो दैट अगर रैंक नहीं भी आए तो पासिंग के उतने मार्क्स तो आ ही जाएंगे। तो आई दैट थिंक वाज स्ट्रेटेजी। आई थिंक ये बहुत बड़ी बात बोली है पूर्वी ने, कि पूर्वी ने रैंक का टारगेट किया था और उसकी जो है 15 मार्क्स के आसपास जो है वो रैंक चुकी है। बट यार वो जो है बहुत अच्छा स्कोर करके गई। तो यदि आप भी अगला अटेम्प्ट दे रहे हो ना, तो आपको थोड़े से टारगेट जो है वो हाई रखने पड़ेंगे। इनिशियली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, और स्पेशली इस टाइम पे ग्रुप 1 वर्सेस बोथ ग्रुप, मतलब सिंगल ग्रुप वर्सेस बोथ ग्रुप की प्रॉब्लम आती है। पूर्वी, इसको आपने भी बताया कि पहले फर्स्ट ग्रुप देने का मन था बट मम्मी ने किया। अभी कोई यदि बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, उसने जो है बोथ ग्रुप अटेम्प्ट किया था, उससे नहीं निकला है, तो उसके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? सिंगल ग्रुप सर देना लाइक वो चाहिए या फिर बोथ ग्रुप? डिपेंड करता है सर स्कोर के हिसाब से। लाइक उनका स्कोर अभी एग्रीगेट ही रह चुका होगा, तो डेफिनेटली दोनों ग्रुप ही ट्राई करने चाहिए उन स्टूडेंट्स ने। बट अगर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की लैक में प्रॉब्लम आता है, तो डेफिनेटली दे शुड गो फॉर ग्रुप 5 ग्रुप। ओके। राइट। राइट। पूर्वी, एक बात बताओ, आपने टोटल कितने रिवीजन किए थे और मॉक टेस्ट कितने लिखे थे? सर मैंने 2 रिविजन्स किए थे और 3 मॉक टेस्ट लिखे थे। दो रिवीजन और तीन मॉक टेस्ट। क्या रिवीजन की क्या स्ट्रेटजी थी, स्पेशली थ्योरी सब्जेक्ट के लिए, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए, जहां पे कॉस्टिंग जैसी सब्जेक्ट में आपने 90-89 स्कोर किया है, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो की थी? सर लाइक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के साथ स्टार्ट करते हैं। तो क्लासेस में हम सब कॉन्सेप्ट्स तो समझ जाते हैं, बट प्रॉब्लम जहाँ पे आती है कि वो है उसको एप्लीकेशन कैसे करना क्वेश्चन में। तो वही मैंने डे 1 से रखा था कि भाई कॉन्सेप्ट्स तो हो गए, मैंने हर सोर्सेस से सर क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी। ना ही सिर्फ मॉड्यूल, बट पास्ट ईयर क्वेश्चंस, रिवीजन टेस्ट पेपर्स, वो सब करते गई। और जहाँ पे भी मैं रॉन्ग हुई, मतलब जो क्वेश्चंस, वहां पे मैंने हेडलाइन वहां पे ही लिख दी थी क्वेश्चन बैंक में कि भाई ये क्वेश्चन में मेरे से ये एडजस्टमेंट नहीं बनी। तो नेक्स्ट टाइम जैसे मैंने रिवाइज किया, तो सिर्फ मेरे को वो एडजस्टमेंट देखनी पड़ी कि भाई मैं यहाँ पे लैग गई। तो उससे मेरा बहुत सारा टाइम सेव हुआ। और लाइक अकाउंट्स में जैसे कि बोल सकते हैं लोग जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इग्नोर करते हैं, लाइक मोस्टली अमलगमेशन, कंसोलिडेशन, बिग बिग टॉपिक्स करके जाते हैं, बट छोटे छोटे टॉपिक्स इग्नोर हो जाते हैं। तो वही था कि भाई मैंने 100% सिलेबस कवर किया था। लाइक कौन से भी एएस से क्वेश्चन आए, मैं रेडी थी कि भाई नहीं, मेरे को टैकल करना है।
तो वो भी एक स्ट्रेटेजी हो सकती है कि भाई 100% सिलेबस करके जाना चाहिए। ओके। तो पूर्वी का कहना है पहली बात तो 100% सिलेबस करो। बट पूर्वी बच्चों के प्रॉब्लम ये आती कि इतना बड़ा सिलेबस रहता है ना, उनसे सारे क्वेश्चन लिख लिख के नहीं किए जाते। उनको ऐसा लगता है कि प्रीवियस अटेम्प्ट के PYQ RTP या फिर स्टडी मटेरियल कर लेते हैं और काम हो जाएगा। सो इस चीज को कैसे टेकल किया था और इसमें क्या सजेशन रहेगा आपका? सर जैसे कि अभी जब से न्यू सिलेबस आया है, हमने देखा है कि भाई आईसीए जो है अपना पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ाता ही जा रहा है। लाइक क्वेश्चंस जो है मॉड्यूल से बहुत डिफरेंट आते हैं। ऐसा नहीं कि भाई मॉड्यूल कर लिया हो गया, बट हमको भी अपना स्टैंडर्ड वहां तक लेके जाना पड़ेगा। आईसीए नीचे नहीं आएगा, अपने को उनके स्टैंडर्ड पे रीच करने के लिए सर डिफरेंट सोर्सेस ट्राई करने ही पड़ेंगे। और पीवाईक्यूज करने से सर एक ऐसा कॉन्फिडेंस मिलता है कि भाई पता चलता है कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं और अपने को कहाँ पे और इम्प्रूव करना है। सो राइट। दैट्स इट कि भाई सारे सोर्सेस कवर करने चाहिए क्वेश्चंस के। स्पेशली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसे कि एफएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सर बहुत वेराइटी के क्वेश्चंस थे। मैंने ऐसे तो एमटीपीज वो सब किए थे, पर जब मैं एग्जाम में थी मेरे को लगा भाई ये मैं कौन सा क्वेश्चन, नए बहुत सारे न्यू क्वेश्चंस आते हैं सर। तो वही है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों साइड बाय साइड रखने पड़ेंगे। ओके। पूर्वी आपने जब मेरे को एक बार मैसेज किया था, कुछ आपके साथ अनयूजुअल जो है वो घटा था, आप शेयर करने में कंफर्टेबल रहोगे क्या? श्योर सर। जब मेरे ग्रुप 2 के क्लासेस चल रहे थे, इन बिटवीन दैट माय ग्रैंडफादर डाइड। लाइक उनको एज एज के वजह से भी हुआ, और जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थे तो मेरे को पेरेंट्स ने मतलब नॉर्मली बताया कि भाई इतना कुछ है नहीं, नॉर्मली है, एज के वजह से हुआ है। बट एक दिन पहले मेरे को फोन आया कि भाई तू अभी आ जाओ, ग्रैंडफादर बहुत ज्यादा सीरियस है। तो मैं उस दिन निकली, नेक्स्ट दिन मैं मेरे होम टाउन आई। मैं जस्ट उनसे मिली एंड फिर उसके 2-3 घंटे बाद न्यूज आई कि भाई ही इज नो मोर। एंड जब मैं उनसे मिली तो उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज भी नहीं किया इनफैक्ट। मतलब वो इतना ज्यादा था, तो मेरे लिए वो एक टेंसफुल सिचुएशन था कि भाई क्लासेस कंप्लीट करने हैं, फैमिली के साथ रहना भी है। तो दैट वाज समथिंग, बट मैंने उस टाइम एक ही माइंडसेट रखा कि भाई एग्जाम्स भी है और फैमिली भी है। तो मैंने टाइम भी ऐसा नहीं कि मैंने फैमिली को टाइम नहीं दिया दिया, बट साइड बाय साइड मैंने मेरे क्लासेस भी कंटिन्यू किए और मेरा कोई भी बैकलॉग नहीं था उस टाइम। मतलब मैं क्लासेस कर लेती थी और फिर सुबह में जाती थी पेरेंट्स वहां पे। ग्रेट पूर्वी, आई थिंक यही वो हार्ड वर्क है जो आपके रिजल्ट में दिखा है। बिकॉज ऐसी सिचुएशन में जब फैमिली में कुछ ऐसा अनयूजुअल होता है ना, तो बहुत मुश्किल रहता है अपने आप को संभालना। बट शायद सीए कोर्स इसीलिए डिजाइन किया गया है। वो हम सबको ये सिखाता है कि भाई आपके पास जो है कुछ होता रहेगा, बट आपको थोड़ा मेंटल टफनेस दिखाना पड़ेगा। पूर्वी जैसा आपने बोला कि आपने 3 मॉक टेस्ट दिए थे, तो ये फुल सिलेबस मॉक टेस्ट थे और उनको आपने किस स्ट्रेटजी के थ्रू जो है अटेम्प्ट किया था? हाँ सर, मैंने फाउंडेशन से और इंटर से दोनों से मॉक 3-3 मॉक टेस्ट दिए थे। और मैंने लाइफ लॉन्ग लर्नर्स मेरे को फाउंडेशन में अच्छा एक्सपीरियंस था, तो फिर मैंने इंटर में सोचा कि कहाँ पे और दूसरा देखना ही है, देखना ही नहीं है। फाउंडेशन में जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा, फिर वैसे ही मैंने इंटर के लिए ज्वाइन किया। तो सर मॉक टेस्ट में तो इनिशियली मेरे बहुत कम मार्क्स थे। मेरे को आज भी याद है कि कॉस्टिंग में मेरे को सिर्फ 45 मार्क्स थे मॉक टेस्ट में। राइट, मेरे को याद है पूर्वी आपका कॉल भी आया था कि इतने कम मार्क्स इतने कहाँ डिडक्ट हो रहे हैं। तो वो कैसे आपने इंक्रीज किया? बिकॉज जैसा बोल रही है पूर्वी, 45 कॉस्टिंग में थे और एग्जाम में एक्चुअल 90 मार्क्स, तो ये कैसे इतना बड़ा इंक्रीमेंट आया पूर्वी? सर मैंने पहले तो अपनी मिस्टेक्स देखी। मेरी मिस्टेक्स बहुत ज्यादा सीली सीली थी। लाइक एमसीक्यू में मैंने ऑप्शन बी के जगह मैंने डी को सर्कल किया। तो वो मेरे 3-4 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में बहुत हुआ। एंड फिर नंबर्स में भी मैं बहुत कंफ्यूजन थी, लाइक 9 के जगह मैंने 6 लिख दिया। ये भी मिस्टेक थी और थोड़ी कंसेप्ट में मिस्टेक थी। तो फिर मैंने वही देखा कि भाई क्वेश्चंस तो स्टैंडर्ड के हिसाब से आ रहे हैं, और मैंने तब सिर्फ मॉड्यूल कवर किया था। और मैंने देखा कि भाई मॉक टेस्ट में तो क्वेश्चंस पूरा डिफरेंट आ रहे हैं कंपेयर टू जैसे मॉड्यूल में है। तो फिर मैंने वही किया सर कि भाई सारे मॉक टेस्ट कवर किए, और फिर लाइफ लॉन्ग लर्नर्स ने क्वेश्चन बैंक भी दी थी, तो वहां से भी मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। फिर इम्प्रूव हुआ सर स्कोर। सेकेंड और थर्ड मॉक टेस्ट में अच्छे आए थे।
ग्रेट पूर्वी, आई थिंक ये पूरा का पूरा आपके हार्ड वर्क को डेडिकेटेड है। जो भी उसमें जैसे रिमार्क लिखे हुए आ रहे थे, सो उनको कैसे इम्प्रूव किया? क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि जब एक दो मॉक दे, पहली तो मॉक देते नहीं हो, सच्ची हाँ सच्ची बताना, तो मॉक जो है वो देने के लिए रेडी नहीं हो। जब मॉक देते भी है ना, तो जैसे इनिशियली हमारा स्कोर कम आता है तो बहुत डर सा हम जाते हैं कि अब इतना क्या ही स्कोर इतना कम आ रहा है, नहीं देंगे। तो उनके लिए क्या सजेशन रहेगा आपका? सर मेरे साथ भी वैसा ही हुआ था। कॉस्टिंग में जैसे ही पहले मॉक टेस्ट में 45 आए थे, तो मैंने बोला था घर पे कि मेरे मॉक टेस्ट में 45 आ रहे हैं, तो एग्जाम में मैं तो फेल ही हो जाऊंगी। इसलिए मैंने सोचा मैं सेकेंड एंड थर्ड नहीं देती। मैंने बोला रहने दो, मेरी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है, मैं स्किप करती हूँ। बट मम्मी ने यही बोला कि भाई मॉक टेस्ट में जितनी गलती हो जाए वो इधर ही अच्छा है, मतलब। और मैंने एक मिस्टेक बुक भी रखी थी सर साथ में, कि भाई जो जो मेरी मिस्टेक्स होती गई मैं वो साइड बाय साइड लिखती गई। तो जब फिर 1.5 डेज था एग्जाम के बिफोर, तो मैंने सुबह सुबह वही स्क्रीम डाउन किया कि भाई क्या क्या मिस्टेक्स थी। तो फिर वैसे याद आता गया एग्जाम में भी कि हाँ मैंने मॉक टेस्ट में ये गलती की थी, प्रेजेंटेशन में अभी मेरे को ये इम्प्रूव करना है। तो उससे सर मिस्टेक्स जो है हमारी एग्जाम्स में होने से अच्छा मॉक टेस्ट में ही हो गई, तो वो बहुत अच्छा है। भले मॉक टेस्ट में हम फेल ही क्यों नहीं हो जाए, वो हमको सिखाता है कि भाई हमको कहाँ पे इम्प्रूव करना है। सो दैट सर मैं तो सजेशन दूंगी ईच एंड एवरी स्टूडेंट ने मॉक टेस्ट लिखना ही चाहिए। ग्रेट ग्रेट पूर्वी। पूर्वी, मेरे को बताओ, यदि कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लाइक अकाउंट, कॉस्ट हो गया, टैक्स हो गया, इनमें 80-90 जैसा आपके जैसा स्कोर सिक्योर करना चाहता है, तो उसको कौन सी वो तीन बातें हैं जो कि ध्यान रखनी चाहिए ड्यूरिंग अ प्रिपरेशन? सर फर्स्ट तो था कि भाई 100% सिलेबस कवरेज। अगर अपना 100% कवरेज हुआ तो हम पेपर फुल 100 मार्क्स का अटेम्प्ट कर पाएंगे। सेकेंड वन इज दैट जो आजकल ऐसे एमसीक्यूज बना रहे हैं वो भी ट्रिकी आ रहे हैं। तो लाइक अगर हम एमसीक्यूज में अच्छा स्कोर कर ले तो ऑब्वियसली एग्जामिशन तो पक्का हो ही जाता है। तो इसलिए साइड बाय साइड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ना ही कि सिर्फ कि भाई हाँ हो जाएगा एग्जाम में डायरेक्ट, तो नहीं। साइड बाय साइड एमसीक्यूज भी करना ही चाहिए। एंड थर्ड वुड बी सर टाइम बाउंड पेपर्स या तो फिर टाइम बाउंड क्वेश्चन सॉल्विंग रखनी चाहिए। अगर आप सिंपल एग्जाम सॉरी क्लासेस के होमवर्क ही सॉल्व कर रहे हैं तो उसको भी टाइम लगा के सॉल्व करना चाहिए। लाइक 7 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ तो 1.8 पर मिनट रखना चाहिए। वैसे टाइम बाउंड करते रहना चाहिए, तो सर इनिशियली एग्जाम में आपका फुल 3 आवर्स में पेपर हो जाता है। सो दिस वाज माय स्ट्रेटेजी फॉर 80-90 मार्क्स। ग्रेट पूर्वी, ऐसा तो नहीं है, कुछ छुपा तो नहीं है रही है ना, सब कुछ इनको बता रही है ना कि जो है 80-90 कैसे सिक्योर किया जाए। अब एक हाँ बड़ा भारी सवाल ये है, ऑडिट, जो याद ही नहीं होता है यार, कितना भी याद करे। उसमें आपके 59 है, और लॉ में भी जो है वो ऐसे ही मार्क्स हैं, 57 आई थिंक है। तो आपने उसको कैसे टेकल किया, थ्योरी को कैसे याद किया? सर मैं जैसे कि मैं मॉर्निंग पर्सन थी, तो मेरे को फाउंडेशन से ही था कि भाई थ्योरी सब्जेक्ट मैं सुबह ही करूंगी। और मेरा था कि मैं उसको रोज करूंगी। लाइक मेरे को ऐसा डर था एक दिन भी नहीं किया तो मैं भूल जाऊंगी। तो मेरा वैसा ही था कि मैं सुबह 4 to 6:30 2.5 आवर्स में ऑडिट को डेडिकेट करती थी। ओके। जो भी क्लासेस में हुआ या तो फिर प्रिपरेशन लीव के टाइम भी, तो मेरा सुबह अर्ली मॉर्निंग थ्योरी होता था सर। 1.5 आवर में मैं लाइक लर्निंग जो था वो सब कंप्लीट करके मैं लिख 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 के लर्न करती थी। मेरे को वैसा था कि मैं राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाए और जो कीवर्ड्स थे स्पेशली वो लिख लिख के मैं लर्न करती थी। तो वो हुआ। और सर सेकेंड जो था वो मल्टीपल रिविजन। अभी सपोज लाइक ऑडिट में फिफ्थ चैप्टर है, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसे कि वो ऑडिट कर, वो बहुत लेंथी चैप्टर है सर। तो उसका एक ही था कि भाई मल्टीपल रिविजन करने चाहिए। आपने अगर आज फर्स्ट टाइम रिवीजन कंप्लीट की तो 3 to 4 डेज में सेकेंड रिवीजन रखनी चाहिए। तो जितनी फ्रिक्वेंट रिवीजन होगी उतना ज्यादा याद रहेगा और उतना हमको लिखते रहना चाहिए। एंड सर रोज एटलीस्ट ऑडिट का 1 क्वेश्चन एंड लॉ का 1 क्वेश्चन डेली राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। ग्रेट यार, ग्रेट। आई थिंक आपको बहुत सारी चीजें
पूर्वी की जर्नी से पता चली होंगी, बिकॉज उसने ये इतना बड़ा स्कोर किया है ना, उसके पीछे उसका डेडिकेशन दिख रहा है। देखो, शॉर्टकट के पीछे ना भाग के उसने पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने को लिए बोला, डेली जो है आपको थ्योरी का रिवीजन करने के लिए बोला, मॉक टेस्ट बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसा मैं नहीं, पूर्वी खुद जो है वो बोल रही है। एंड आई नो कि पूर्वी सीए फाउंडेशन में भी लाइफ लॉन्ग लर्नर की स्टूडेंट थी और इंटर में भी स्टूडेंट थी, हमने उसकी सिंसियरिटी को देखा है। यदि आपको इनिशियल मार्क्स कम भी आ रहे हैं ना, तो भी आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, बिकॉज ये आपको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। यदि कोई अभी अभी सीए इंटर की जर्नी स्टार्ट कर रहा है या उसका निगेटिव रिजल्ट आया है, तो पूर्वी उसके लिए क्या आपका सजेशन रहे कि वो कैसे बाउंस बैक कर सकता है, या वो कौन सी 2 से 3 चीजें हैं जो कि उसको ध्यान रखनी चाहिए अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए? सर सबसे पहले तो रीस्टार्ट, लाइक हमने ट्वेल्थ फेल मूवी में भी देखा था कि लाइक अटेम्प्ट्स मैटर नहीं करते। तो सबसे पहले माइंडसेट वही होना चाहिए कि भाई जो भी पिछले अटेम्प्ट में हुआ उसको साइड रख के नेक्स्ट अटेम्प्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। एंड सबसे पहले ना कि सिर्फ डायरेक्टली हम बुक्स के साथ जंप इन करना चाहिए, हमको एनालाइज करना चाहिए कि कहाँ पे मैं रॉन्ग हुआ, या तो फिर प्रिपरेशन में कम थी, या मॉक टेस्ट नहीं दिए। तो वही सेकेंड अटेम्प्ट में जो है यही अवॉइड करना चाहिए। एंड स्पेशली जो स्टूडेंट्स है वो अवॉइड करते हैं जो है राइटिंग प्रैक्टिस के साथ क्वेश्चन सॉल्विंग। लाइक उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेबस कवरेज होता है, तो वो क्या सोचते हैं, भाई नेक्स्ट अटेम्प्ट है अभी, तो मैं ऊपर ऊपर से देख के जाता हूँ क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन सेकेंड अटेम्प्ट में भी अवॉइड कर देते हैं। सेकेंड रिवीजन में और सेकेंड अटेम्प्ट में, राइट राइट, हाँ, एग्जैक्टली। तो वो नहीं करना चाहिए, उन्होंने स्टार्टिंग से फिर से सॉल्व करना चाहिए जो जो कॉन्सेप्ट रॉन्ग हुए। एंड उन्होंने लाइक आरटीआई से उनके कॉपीज भी मंगवाने चाहिए, और उन्होंने देखना चाहिए कि भाई सजेस्टेड आंसर्स और उनके कॉपीज में क्या डिफरेंस आ रहा है। एंड कीवर्ड्स सर, स्पेशली थ्योरी सब्जेक्ट्स में कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन दो आंसर्स आपके राइट होते हैं, बट इट डज नॉट मैचेस द आईसीएस कीवर्ड, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई आप एनालाइज करो और इम्प्रूव करो। मॉक टेस्ट देनी चाहिए सर। ग्रेट पूर्वी, आई थिंक ये बहुत अच्छा पॉइंट जो है वो नोटिस किया है कि स्टार्टिंग में जब हम फर्स्ट रिवीजन भी करते हैं ना, तो जो बड़े और ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं उनको हम लीव कर देते हैं कि नेक्स्ट रिवीजन में करेंगे, और फिर नेक्स्ट रिवीजन से वो नेक्स्ट में पहुंच जाते हैं और एग्जाम तक हम वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं करके जाते जो हमें करने चाहिए। यदि आपका भी अनसक्सेसफुल रिजल्ट रहा है, आप आईटीआई कॉपी के लिए अप्लाई करो, 10 रुपीज में आ जाएगी। नीचे मैं एक मेल आईडी दे रहा हूँ, मेरे को वहां पे शेयर करना, मैं एनालाइज करके आपसे बातें करके आपके साथ शेयर करूंगा। यदि आपको ऐसे इंटरव्यू अच्छे लग रहे हैं, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपके लिए और ऐसे इंटरव्यू के साथ हेल्प करता रहूंगा। बिकॉज जब पूर्वी जैसे लोग आपको आके बताते हैं ना, तो इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया है। ये वो स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू आप अटेम्प्ट के लूप से निकल सकते हो, या फर्स्ट अटेम्प्ट में अपनी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। बिकॉज यदि आपको एग्जाम क्लियर करनी है, तो जैसा पूर्वी ने बोला, साम दाम दंड भेद हर एक तरीके से फील्डिंग जमानी होगी। बिकॉज आईसीआई ने ऑलरेडी आपके लिए एक फील्डिंग जमा रखी है कि फाउंडेशन इंटर इतना टफ बना दो कि फाइनल में जाते हुए भले 25% रिजल्ट देना पड़े, बट इधर हमें जो है वो अच्छे से करनी है। थैंक यू सो मच पूर्वी। आई होप हम लोगों ने जो है मिलके इनके जो है वो स्टडी कैरिकुलम में एक ऐसा वैल्यू एडिशन किया है जो एक बात भी आपकी पकड़ लिया ना, हो सकता है उसके अटेम्प्ट का जो रिजल्ट है वो पूरी तरीके से टर्न अराउंड हो सकता है। श्योर सर। और लाइक आई वुड लाइक टू ऐड, थ्योरी सब्जेक्ट्स में सर हम क्या मिस आउट कर जाते हैं कि राइटिंग प्रैक्टिस। हम सोचते हैं कि भाई हमारी लर्निंग हो चुकी है, कंसेप्ट का एप्लीकेशन हो चुका है। एंड स्पेशली सेक्शन नंबर्स को भी मिस आउट किए जाते हैं कि भाई फाउंडेशन में तो ठीक है चल जाता है, बट इंटर में सर प्रेजेंटेशन मायने रखता है। जैसे कि अगर हम सेक्शन नंबर्स ऐड करते हैं, तो लाइक जहाँ पे 10 पेपर्स होते हैं जो सिमिलर आंसर्स लिखे होते हैं, और अब एक पेपर स्टैंड आउट किया जाता है कि सेक्शन नंबर हाईलाइट किया जाता है। तो वही क्लासेस के साथ साथ ही आपने अगर माइंड मैप्स या तो फिर चार्ट्स बना के रखे स्पेशली सेक्शन नंबर्स के लिए, तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। ऑडिट के लिए भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स याद रखें, तो दैट विल बी ग्रेट सर। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच पूर्वी, आपने बहुत सारी जो है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। थैंक यू सो मच।